नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 सामान्य अध्ययन हल प्रश्न पत्र को बड़े अच्छे ढंग से हल करेंगे। इसमें कुल 30 प्रश्न हैं और 30 प्रश्नों को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से हल करेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे। क्या 10 प्रकार थे? ठीक है, 8 प्रकार थे, 6 प्रकार थे, 12 प्रकार थे। हमसे विवाह के प्रकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, ना कि हमसे 16 संस्कार के विषय में पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्राचीन भारत में कुल 8 प्रकार के विवाह थे। ठीक है, जिसमें 4 जो है उत्तम कोटि का और 4 निम्न कोटि का बताया गया। अब हम लोग व्याख्या देखिए, बहुत शानदार। ठीक है, देखिए व्याख्या में क्या बताया गया। कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार थे। ठीक है, प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे? 8 प्रकार थे। ठीक, गण ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। ठीक है, और इसमें देखें फिर गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह पता होगा कि इन सभी 8 विवाह के प्रकारों में जो प्रथम 4 प्रकार के विवाह हैं, जैसे ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, ये उत्तम कोटि के विवाह माने जाते थे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें गंधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच विवाह की, तो ये जो है क्या है, निम्न कोटि के माने जाते थे। हालांकि यूपी हायर एजुकेशन ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर 6 माना था, लेकिन बाद में वो 8 कर दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे ये पूछ रहे हैं कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की। ठीक है, हमसे आधुनिक इतिहास से प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने, ठीक है, शब्दों को पकड़िए, कि भारतीय भी हो, राष्ट्रवादी नेता हो। ठीक है, दांडी मार्च की तुलना कैसे करता है वो। ठीक है, आप यहाँ दांडी मार्च रख दीजिए। ठीक है, दांडी मार्च रख दीजिए और फिर उसके पैरेलल आप नेपोलियन की पेरिस यात्रा को रख दीजिए। ठीक है, नेपोलियन की पेरिस यात्रा मतलब दांडी मार्च इक्वल टू नेपोलियन की पेरिस यात्रा। ठीक है, किसने कहा? क्या लाला लाजपत राय ने कहा, कि जेएल नेहरू ने कहा? ठीक है, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कहा, कि अबुल कलाम आजाद ने कहा, कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा। क्या कहा? कि सुभाष चंद्र बोस ने ना दांडी मार्च की जो तुलना की, वो नेपोलियन के पेरिस यात्रा से कर दी और हमारी परीक्षा में ये प्रश्न बनकर आ गया। हम लोग व्याख्या देखेंगे बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न कई बार बना कि उन्होंने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया। ठीक है, अब देखिए वही प्रश्न कह रहे हैं महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को, कब? 12 मार्च 1930 को, इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, 12 मार्च 1930 को अपना दांडी मार्च शुरू किया था। ठीक है, एक बात हमें स्पष्ट हो गई कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च को, ठीक है, नेपोलियन का जो पेरिस यात्रा है उससे तुलना करते हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, और उसके बाद हमें ये पता चला कि जो दांडी मार्च है वो कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को हुआ। ठीक है, इन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। ठीक, क्या किया? कूच किया। कहां से? अब देखिए पहली बात तो ये आज कहां से शुरू हुआ, तो आप साबरमती आश्रम अहमदाबाद ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद, ठीक है, कुल 24 दिनों की लंबी यात्रा हुई। उसके बाद क्या आ गया डेट? आप जोड़ लीजिए तो 6 अप्रैल आ गया। ठीक है, 6 अप्रैल आया। 1930 ही चल रहा है अभी। ठीक, को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। 6 अप्रैल को क्या है? सांकेतिक रूप से जो है 1930 में नमक कानून को भंग कर दिया गया। और क्या हुआ? इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। मतलब देखिए दांडी मार्च शुरू हुआ। ठीक है, शुरू कब हुआ? 12 मार्च 1930 को। 24 दिन चला, 24 आप जोड़ते हैं तो हमारे सामने एक डेट आता है कि 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, उस दिन दांडी में सांकेतिक रूप से महात्मा गांधी ने नमक कानून को भंग किया और उसी दिन से फिर कह रहे हैं उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया। अब देखिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर की जाने वाली अभियान से की थी। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है। हमसे ये पूछा जा रहा है ना
कि निम्नांकित से, ठीक है, ये जो निम्नांकित दिए गए हैं 4 विकल्प, उनमें से कह रहे हैं कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। तो विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसमें मोनाजाइट रेत पाया जाता है। आपको पता होगा कि ये तटीय क्षेत्रों में मोनाजाइट रेत पाए जाते हैं, जैसे केरल ले लीजिए आप, वहां पे ये सारे रेत मिलते हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहे कहाँ मिलते हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है कि मोनाजाइट रेत में क्या प्राकृतिक तेल मिलता है, यूरेनियम मिलता है, थोरियम मिलता है या कोयला मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, थोरियम मिलता है। ठीक है, थोरियम मिलता है। ठीक, क्या मिलता है, थोरियम मिलता है। ठीक, थोरियम। ठीक है, ध्यान कर लीजिए, मैं पुनः बोलता हूँ कि मोनाजाइट रेत में थोरियम मिलता है। और ये जो मोनाजाइट रेत क्या है, तो ये केरल के तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दो बात, हाँ हमने ये जाना कि देखिए हमसे पूछा मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है, तो हम ये जान ले कि मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। और प्रिय विद्यार्थियों, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मोनाजाइट रेत कहाँ पाया जाता है, तो मोनाजाइट रेत केरल के तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। अब देखिए व्याख्या में कह रहे हैं ना कि मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। क्या, थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट रेत एक लाल भूरे रंग का फास्फेट खनिज है। ठीक है, मोनाजाइट रेत में थोरियम के साथ साथ लैंथनम और सीरियम भी पाया जाता है। अब देखिए एक और तथ्य हमें मिलता है सामने। अब जैसे अभी ये प्रश्न बन गया कि मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है, थोरियम। ठीक है, अब एग्जामिनर इसी प्रश्न को दोहराना चाहता है लेकिन नए रूप में, और उसमें थोरियम ऑप्शन में ना रखे, लैंथम या सीरियम रख दे, तो क्या करेंगे हम लोग, लैंथम या सीरियम की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, अब देखिए भारत में केरल के तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मोनाजाइट के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, केरल के तटीय क्षेत्रों में। किस चीज के बड़े भंडार, मोनाजाइट रेत के भंडार। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, हमारे सामने अगला प्रश्न ये है कि भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया उसका क्या नाम था। ठीक है, अब देखिए 1800 क्रांति से जुड़ा हुआ ये प्रश्न। ठीक है, कि हमसे ये पूछा जा रहा है ना कि जो पुरानी राइफल था उसके स्थान पर किस नई राइफल का यूज किया गया। ठीक है, पहले ऑप्शन है ब्राउन ब्रेन, ब्राउन ब्राइट, ठीक है, एनफील्ड राइफल, ब्राउन ब्रेन एवं ब्राउन बाइट दोनों। ठीक है, अब देखिए किस तरह फंसाया जा रहा है हमें। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा कि भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया गया विद्यार्थी, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था, एनफील्ड राइफल। व्याख्या को हम बड़े अच्छे ढंग से देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 1857 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। ठीक है, इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। अतः बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। ठीक है, सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन किया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही घटना 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, शानदार प्रश्न। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक पुस्तक है, ठीक है, उस पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसने किया। प्रश्न को पढ़ते हैं, कह रहे हैं किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था। ठीक है, कोई मतलब नहीं है कि किसने किया, ये नहीं पूछा जा रहा कि राग दरबार का फारसी अनुवाद किसने किया। ठीक है, हमसे केवल ये पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में हुआ। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के, फिरोज शाह तुगलक के, अकबर के, जहांगीर के। तो क्या हो गया उत्तर, फिरोज शाह तुगलक के। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ। पुनः प्रश्न पढ़ते हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक के समय में। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी अनुवाद फकीरुल्लाह द्वारा किया गया था। ठीक है,
पहली बात ये कि अभी तक हमसे पूछा किसके शासनकाल में, ठीक है, तो हमने शासनकाल बता दिया कि फिरोज शाह तुगलक थे और उनके शासनकाल में जो है राग दर्पण का फारसी अनुवाद किया गया। और देखिए अब हमसे ये पूछा जा रहा है किसने किया, अगर ये पूछा लिया तो फकीरुल्लाह द्वारा किया गया था। राग दर्पण का मूल नाम मान कुतूहल था, जिसका संकलन ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने किया था। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था, मान कुतूहल, और इसके जो संकलन थे कौन थे, ग्वालियर के राजा थे मान सिंह तोमर। ठीक है, यह पुस्तक उस काल के संगीत विधा के विविध आयामों पर प्रकाश डालती है। ठीक है, अब हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है छठे प्रश्न पे कि एक पुस्तक है, ठीक है, उसके विषय में हमें जानकारी थोड़ी सी दी जा रही है और पूछा जा रहा है किसने लिखी थी। देखिए ब्रिटिश शासन काल में किसने दो खंडों में, मतलब दो खंड का मतलब वॉल्यूम, ठीक है, में दी इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया लिखी थी। ठीक है, दी इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया लिखी थी। तो विद्यार्थियों अगर हम देखें तो किसी भी परीक्षा में एक प्रश्न ऐसे बन जाते हैं ना कि जो फ्रीडम फाइटर के बुक से संबंधित होंगे, जैसे गांधी जी के बुक से हो सकता है, उनकी पत्रिका हरिजन पत्रिका, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पत्रिका जो मूक नायक, उससे ढेर सारे प्रश्न, ठीक है, या फिर दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है वहां से प्रश्न, या फिर हम बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक की बात करें तो एक जो है मतलब ऐसे एक प्रश्न तो दिख ही जाते हैं किसी भी पेपर में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी रणनीति ये बनानी होगी कि जो आधुनिक काल में जितने फ्रीडम फाइटर हैं उनकी जो पुस्तक है उनका एक संकलन हम कर लें तो ये हमारे लिए फायदा हो सकता है। अब देखिए कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं ब्रिटिश शासनकाल में किसने दो खंडों में दी इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया लिखी, क्या दी इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया लिखी थी। रोमेश चंद्र दत्त ने, दादा भाई नेरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, कि गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दी इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया दो खंडों में रोमेश चंद्र दत्त ने लिखा। ठीक है, किसने लिखा, रोमेश चंद्र दत्त ने लिखा। किस पुस्तक को लिखा, तो दी इकोनॉमिक दी इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया। ठीक है, दी इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो ये पुस्तक लिखी किसने, रोमेश चंद्र दत्त ने, रोमेश चंद्र दत्त ने लिखी, रोमेश चंद्र दत्त ने। ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त ने लिखी, इसको याद कर लीजिए कि दी इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया रोमेश चंद्र दत्त, दी इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया रोमेश चंद्र दत्त। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं हम लोग प्रश्न को, प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रोमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखा गया था। ठीक है, या लिखी गई थी। अब देखिए आ गया जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे वही पुस्तकों का आ गया। अब देखिए ये भी परिश्रम बना हुआ है कि गीता रहस्य किसका बुक है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा। दादा भाई नेहरू इनकी ये पुस्तक तो बहुत महत्वपूर्ण है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी। पुनः ध्यान देंगे अगर देखिए हमसे ये पूछे कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी बुक है, तो रोमेश चंद्र दत्त का है। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर बुक की बात करें तो रोमेश चंद्र दत्त का है। ठीक है, लेकिन हमसे गीता रहस्य पूछे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का है। अगर हमसे पूछे पावर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इंडिया तो दादा भाई नौरोजी का है। अब अगला प्रश्न हमारे सामने कह रहे हैं संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए। ठीक है, हमसे सीधे पूछ रहे ना निर्वाचन किस भाग में, वही बता दीजिए। ठीक है, निर्वाचन किस भाग में है, मतलब अब देख लीजिए अगर आपको संविधान के 22 भाग के नाम यदि याद हो ना कि क्या किसमें है तभी आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। हमसे कह रहे हैं कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं। ठीक है, भाग 4, भाग 8, ठीक है, फिर हमसे पूछा जा रहा है भाग 9, ठीक, फिर हमसे कहा जा रहा है कि भाग 15, ठीक। अब देखिए भाग 15 में है, ठीक, भाग 15 में है। अगर हम बात करें किस अनुच्छेद से, तो 324 से 329 का जो, ठीक है, अनुच्छेद है, इसमें जो है निर्वाचन की बात की गई है। अब देखिए हम लोग देखते हैं बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या को, हमारा उत्तर हो गया कि भाग 15, ठीक। हम लोग अब व्याख्या देखेंगे। कह रहे हैं कि संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। यदि हम बात करें भाग 8 में तो संघ राज्य क्षेत्र तथा
मतलब संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और यदि हम भाग 9 की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे कह रहा है ना कि भारत में कब प्रथम ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहे हैं कि प्रथम ग्रामीण बैंक कब अस्तित्व में आया। हमारे सामने पहला उत्तर है, कह रहे हैं कि 1973 में आया, कि 1974 में आया, 1975 में आया, कि 1976 में आया। ठीक है, अगर हमसे पूछ ले कि भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक भारत में कब आया, तो इसका सही उत्तर होगा 1975 में आया। ठीक है, जिसका नाम क्या था, प्रथमा बैंक था। ठीक, अब देखिए देखते हैं हम लोग क्या है, 1975 में आया। कह रहे हैं कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर को, मतलब गांधी जी की जो जिस दिन जयंती पड़ती है उसी दिन 1975 को की गई, जिसका नाम प्रथमा बैंक रखा गया। इनका उद्देश्य बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता के घरों तक पहुंचाना था, खास तौर पर दूर दराज के इलाकों में जहां बैंकिंग की कोई सुविधा नहीं थी। अब देखिए, हालांकि ये बता रहे हैं कि आयोग ने अपने प्रारंभिक कुंजी में, उत्तर कुंजी में इसका उत्तर डी माना है, माने 1976 माना है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न। अब ये प्रश्न ना बस आप पढ़ लीजिए और इनको ध्यान रखिए, अगर पुनः आ जाते तो इनको सही कर लीजिएगा। अब देखिए कह रहे हैं जोम्बी उधार से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस उधार से है। ठीक है, जोम्बी उधार से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस उधार से है। ठीक, असमर्थता के करीब पहुंचे उधारकर्ता को नया उधार देना। ठीक है, या फिर एक से कम ब्याज आवृत्ति अनुपात वाले उधारकर्ता को नया उधार देना। ठीक है, अब देखिए पुनः फिर क्या कह रहे हैं, किसी व्यवसाय समूह को सस्ती ऋण व्यवस्था देना। या फिर किसी व्यवसाय समूह को उधार देना जिसका ब्याज आवृत्ति अनुपात समूचे समूह का 1 से कम हो। ठीक है, तो जोम्बी उधार का मतलब यही होता है कि किसी व्यवसाय समूह को उधार देना जिसका ब्याज आवृत्ति अनुपात समूचे समूह का 1 से कम हो। ठीक है, 1 से क्या हो, कम हो। ठीक, अब देखिए हम लोग अगला प्रश्न व्याख्या को देख के चलते हैं। ठीक है, कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में डी प्रश्न का सही उत्तर है। जोम्बी ऋण किसी व्यवसाय समूह को दिया जाने वाला वह ऋण है जिसमें अत्यधिक जोखिम सम्मिलित होता है। ठीक है, अब जोम्बी को आप ये ध्यान रख लीजिए, जोखिम। ठीक है, जोम्बी को आप ये ध्यान रखिए कि जोखिम शामिल होगा इसमें। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि ऐसे उधारकर्ता जिनकी ब्याज आवृत्ति अनुपात 1 से कम होता है उन्हें जोम्बी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब अगला प्रश्न हमारे सामने शानदार प्रश्न भाग 3 से। ठीक है, भाग 3 से मौलिक अधिकार से हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 या 21 का प्रावधान करता है, क्या वह अल्पसंख्यक अधिकार का प्रावधान करता है। ठीक है, या वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, या शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रावधान करता है। ठीक है, या उसमें शिक्षा के अधिकार को बताया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों 21 का या 21A, ठीक है, शिक्षा। ठीक है, अब जैसे देखिए आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं, तो आप इतना बस ध्यान रखिए ना कि जैसे शिक्षा उक्षा क्या है, बहुत जैसे क्या है, बहुत पुण्य का काम है शिक्षा। ठीक है, देना हो या लेना हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने जीवन बहुत अच्छा करेंगे। तो 21 रुपए ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे होता है ना शुभ। ठीक है, दक्षिणा समझते हैं, 51 21 इस टाइप से। अच्छा, आपको वो भी नहीं समझना है। ठीक है, इससे भी नहीं जोड़ना है, तो इस सा से आप समझ लीजिए, शिक्षा में का ये सा लीजिए और इसको 2 समझिए और इसको 1 समझिए। ठीक है, इससे भी ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। ठीक है, व्याख्या क्या बता रहे हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन कब, 2002 में। ठीक, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, सरकार करेगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने। अब ये हमें मिलान से प्रश्न आ रहा है कि एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और ये बताया जा रहा है कि उनका किस क्षेत्र से संबंध है या किस संस्था से संबंध है। ठीक है, हमारे सामने पहले ऑप्शन है जगजीत पवाडिया, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर
पैट्रिक अमोद, कल्पना कोचर, आइजैक हरगोस। ठीक है, करंट से प्रश्न है, प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, जगजीत पवाड़िया, तो जगजीत पवाड़िया का संबंध किससे है? जगजीत पवाड़िया का संबंध किससे है? अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से है। ठीक है, जगजीत पवाड़िया क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से उनका संबंध है। ठीक है, और क्या है? डॉक्टर पैट्रिक अमोड का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है पैट्रिक, ठीक है, WHO से है। ठीक है, कल्पना गोचर का संबंध किससे है? तो कल्पना गोचर का संबंध बिल एवं मेलिंडा गेट फाउंडेशन से है। किससे है? बिल एवं मेलिंडा गेट फाउंडेशन से है। और आइजैक हरगोज का संबंध इजराइल से है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो गया डी। ठीक है, अब हम लोग व्याख्या देखते हैं क्या बता रहे हैं हमें। तो यही सारी चीजें बता रहे हैं कि जगजीत पवाड़िया का संबंध एनसीआरबी से है। ठीक है, एनसीआरबी से है। और पैट्रिक अमोक का संबंध WHO से है। ठीक है, कल्पना गोचर का संबंध बिल एवं मेलिंडा गेट फाउंडेशन से है। आइजैक हरगोज का संबंध इजराइल से है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे देखिए, अब ये भी करंट से प्रश्न है। ठीक है, दूसरा हम लोग का करंट से प्रश्न मिल रहा है। ठीक, अब देखिए, कह रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में खेला गया में प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता? ठीक है, अब हमें ये बात समझ आ गया कि खेल से संबंधित प्रश्न भी हमसे हायर में पूछे जा रहे हैं एक करंट अफेयर्स के रूप में। वो चाहे वर्ल्ड कप में हो सकता है, वो चाहे फिर अभी हाल ही में जो चेस का वो खिलाड़ी जीता है, ठीक है, उनसे हो सकता है प्रश्न। ठीक है, मतलब किसी भी रूप में हमसे पूछा जा सकता है, वो आईपीएल के विजेता टीम की बात हो, ठीक है, किसी से भी प्रश्न हो सकता है। तो कह रहे हैं यांग की यांग, हाँ, अंजलि भारद्वाज, यूतो हरिगोमो ओसाका। मैं कह रहा हूँ मुझे प्रश्न नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाए ना, ये प्रश्न सही हो सकता है। ठीक, अब देखिए, कह रहा है कि यांग कियांग, ठीक है, यांग कियांग ने क्या हुआ, सबसे पहला मेडल जीता। क्या हुआ इसमें देखा जाए, कह रहे हैं कि 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 जापान में शुरू हुआ। टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक चीन की युवा निशानेबाज, ठीक है, यांग कियांग ने, ठीक, यांग कियांग ने यह स्वर्ण पदक महिलाओं को की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता है। 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस में हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हमसे प्रश्न बन सकता है, तो हमें पेरिस ओलंपिक को कवर कर लेना है। ठीक है, अगर हमको पेपर देने जाना है। ठीक है, अब देखिए 20 में जो ओलंपिक हुआ 21 में, उसका तुरंत पूछ ले, 21 की परीक्षा में हमसे प्रश्न आ गया, तो जाहिर सी बात है पेरिस ओलंपिक से हमें प्रश्न मिलने वाले हैं परीक्षा में। ठीक है, और देखिए अगर हमको ये आ भी नहीं रहा, हमको पता है कि चीन और अमेरिका दो ऐसे देश है ना जो मेडल की भरमार लाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी अगर हम लोग सोचते तो यांग की यांग मानते चीन के सबसे ज्यादा मेडल, ऐसे सोच के तो भी प्रश्न सही हो सकते थे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए ये भी करंट से प्रश्न है। क्या कह रहे हैं कि निम्न देशों में से मई 2021 में किसने चाइना 17+1 संघ में अपने को अलग कर लिया? ठीक है, मतलब एक देश था, वो क्या हुआ, ठीक है, चाइना संघ से, ठीक है, 17+1 संघ से अपने को अलग कर लिया। तो कह रहे हैं आर्मेनिया ने, ब्राजील ने, लिथुआनिया ने या क्रोएशिया ने? तो लिथुआनिया ने। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड करंट अफेयर से भी प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, अब देखिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि 17+1 चीन और मध्य व पूर्वी यूरोप के देश नामक पहल चीन के नेतृत्व वाला एक प्रारूप है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में बुडापेस्ट में बीजिंग व मध्य व पूर्वी यूरोप के सदस्य देशों के बीच मध्य व पूर्वी यूरोप क्षेत्र में निवेश और व्यापार पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। मई 2021 में लिथुआनिया बाल्टिक देश ने चाइना 17+1 संघ से अपने को अलग कर लिया, जिसके बाद इसका स्वरूप 16+1 हो गया। ठीक है, पहले क्या था 17+1, लिथुआनिया निकल गया तो क्या हो गया 16+1 हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अब सुभाष चंद्र बोस से ही प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न, एक तो अभी हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा कि किसने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी, पहला प्रश्न बना। अब देखिए उनके पराक्रम दिवस से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, कि पराक्रम दिवस
निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, अब हम लोग व्याख्या देखेंगे। कह रहे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अब देखिए कभी ऐसे प्रश्न होता है ना कि किसने घोषणा किया, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये सारी चीजें, ऐसा ना दीजिए कि गृह मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाने की बात हुई ना, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म 23 जनवरी को, उसी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा करता है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। वर्तमान उड़ीसा में हुआ था। अब देखिए अब एक हमसे पूछ रहे हैं, देखिए यूपी स्पेशल से एक प्रश्न मिल गया हमें। ठीक है, ऐसे हम लोग सोचते चले कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, फिर हमारा जो है क्या है, थोड़ी लड़ाई आसान हो सकती है। हमसे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प योजना निम्न में से किस लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी? ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है ना कि सबरी संकल्प योजना, ठीक है, सबरी संकल्प योजना किस लक्ष्य को लेकर शुरू हुई थी? ठीक है, किस लक्ष्य को लेकर शुरू हुई? कुपोषण समाप्त करने हेतु, निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु, परित्यक्त महिलाओं के शरण हेतु, स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा हेतु। ठीक है, तो सबरी संकल्प योजना कुपोषण समाप्त करने हेतु हुई थी। क्या? कुपोषण समाप्त करने हेतु की शुरू की गई थी। पुनः सुनेंगे, उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प योजना की शुरुआत कुपोषण को समाप्त करने हेतु की गई। अब हमारे सामने देखिए व्याख्या है, व्याख्या को हम लोग देखते हैं कि क्या मामला है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 2017 में, अब देखिए पेपर 21 में, ठीक है, और करंट पूछ रहा हमसे 17 का। ठीक है, तो मतलब जो महत्वपूर्ण योजना है उनको भी हमें ध्यान रखना होगा। वर्ष 2017 में कुपोषण को दूर करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की। यह योजना प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में शुरू की गई। इस योजना के तहत राशि का सीधा हस्तांतरण लाभार्थी के खाते में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है ना कि चिंतन शिक्षण है। ठीक है, अब देखिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड्स है। जब हम हायर के सिलेबस को देखते हैं तो पहले यूनिट में तो हम करंट अफेयर को देखते हैं, दूसरे यूनिट में हम देखते हैं कि शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, तीसरे यूनिट में हम देखते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, चौथे यूनिट में हम मानव और पर्यावरण को देखते हैं, पांचवें यूनिट में भारतीय इतिहास और भूगोल को देखते हैं, छठवें यूनिट में भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे टीचिंग जो है एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है कि चिंतन शिक्षण है समस्या केंद्रित, अभ्यास केंद्रित, साहचर्य बनाना, विचारों का पुनरुत्पादन करना। ठीक है, तो चिंतन शिक्षण क्या है? समस्या केंद्रित है। चिंतन शिक्षण क्या है? समस्या केंद्रित है, समस्या केंद्रित है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं क्या व्याख्या में, कह रहे हैं चिंतन स्तर शिक्षण में शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है ताकि छात्र स्मृति और बौद्धिक स्तर के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। कैसे? जैसे मान लीजिए, देखिए ये कह रहे हैं ना कि चिंतन स्तर शिक्षण में शिक्षक अपने छात्रों को क्या, छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, तो अभी हमसे प्रश्न क्या पूछे थे? हमसे यही पूछे थे कि चिंतन शिक्षण है समस्या केंद्रित। ठीक, अब देखिए चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। ठीक है, चिंतन स्तर पे क्या समस्या क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, समस्या केंद्रित होता है। इस स्तर में अध्यापक बच्चों के सामने चुनौती उत्पन्न करता है और बच्चे को उस पर अपने स्वतंत्र चिंतन करने का समय देता है। ठीक है, इस स्तर में बच्चों में आलोचनात्मक तथा मौलिक चिंतन उत्पन्न होता है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, अब देखिए अभी हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से देखे, अब देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड से हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक, मतलब सिलेबस से ही प्रश्न आने वाले हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि अनुसंधान की प्रक्रिया में निम्नांकित सोपान अर्थात चरण को एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अनुसंधान का समस्या का सूत्रीकरण, डाटा का एकत्रीकरण, डाटा संग्रह उपकरण विकसित करना, डाटा प्रसंस्करण एवं विश्लेषण। ठीक है, हमसे ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो
अब देखिए अनुसंधान की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होगा, सोपान एक। देखिए अनुसंधान की प्रक्रिया में 8 सोपान होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सोपान क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, आप अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहला ही सही रहेगा। आप देखिए एक विकल्प हमारा समाप्त हुआ, तीसरा समाप्त हो गया, ठीक है। तीसरा समाप्त हो गया। अब हम लोग दिमाग लगाते हैं दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए दूसरा होता है कि अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, अनुसंधान अभिकल्प कहीं नहीं दिया है। तीसरा चरण होता है डाटा संग्रहण उपकरण विकसित करना, ठीक है। अब देखिए तीसरा चरण जो है तीसरे रूप में दिया है। तो इसके बाद क्या होगा, एक के बाद क्या होगा, एक के बाद होगा 3, ठीक है। हमें उत्तर मिल गया कि डी सही है हमारा, ठीक है। लेकिन अभी आगे देखते हैं। फिर देखिए, फिर कह रहे हैं कि चौथा होता है न्यायाधीश चयन, ठीक है। पांचवा होता है अनुसंधान प्रस्ताव लेखन, ठीक है। अच्छा छठवां होता है क्या, डाटा का एकत्रीकरण, ठीक है। अब देखिए आठवें चरण याद है तभी ये प्रश्न आराम से हो सकते हैं। तो देखिए डाटा का एकत्रीकरण आठवें चरण में है, तो ये हो गया, ठीक है। अब एकदम अंतिम में क्या होता है, एकदम अंतिम में तो शोध रिपोर्ट लेखन होता है, लेकिन उससे पहले क्या है देखिए, हमें दिया है कि डाटा प्रसंस्करण एवं विश्लेषण, ये सातवां है, ठीक है। तो ये सबसे अंतिम में हो जाएगा, ठीक। अब हमारा सही उत्तर हो गया डी। अब व्याख्या देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं अनुसंधान प्रक्रिया के 8 सोपान निम्नलिखित है। पहला क्या है, अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, ठीक है। आप जो समस्या है उसका सूत्रीकरण करते हैं। दूसरे में है अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, ठीक है। तीसरे में है डाटा संग्रहण उपकरण विकसित करना। चौथे में न्यायाधीश चयन। पांचवें में अनुसंधान प्रस्ताव लेखन, ठीक है। छठवें में है डाटा का एकत्रीकरण, ठीक है। सातवें में क्या है, डाटा प्रसंस्करण और विश्लेषण। आठवें में है शोध रिपोर्ट लिखना, ठीक है, शोध रिपोर्ट लिखना, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने हमसे पूछ रहे हैं कि, अब देखिए ये किससे प्रश्न है, तो साक्षात्कार कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, ठीक है। ठीक, कौन सा जो है एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, ठीक। अब हमसे क्या आईसीटी से प्रश्न पूछ रहे हैं हमें लग रहा है, ठीक। अब देखिए कैसे कह रहे हैं कि अर्ध संरचित, विशेष, संरचित, असंरचित, ठीक है। तो साक्षात्कार का कौन सा प्रकार नहीं है, विशेष, ठीक है। और कौन कौन से साक्षात्कार प्रकार है, अर्ध अर्ध संरचित, संरचित, असंरचित, ये सब है। लेकिन जो विशेष है ना वो साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। कह रहे सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से सामने लाई गई बातचीत को क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ठीक। अब देखिए मतलब ये आईसीटी से प्रश्न है हमारे लिए। अब देखिए कह रहे हैं यह आत्मनिष्ठ विधि है जिसके अनेक प्रकार हैं, उपयुक्त विकल्पों में विशेष साक्षात्कार के प्रकारों में नहीं आता है। कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो अर्ध संरचित, संरचित, असंरचित, चयनात्मक, शोध उपचारात्मक, तथ्य संकलन इत्यादि साक्षात्कार के प्रकार हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, अब ये अच्छा प्रश्न है। कह रहा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है ना कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था, ठीक है। अब देखिए क्या है, हायर मतलब ये भारतीय उच्च शिक्षा यूजीसी से भी प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत इसे दिया गया है, ठीक है। अब तो वहां से प्रश्न बन गया। कह रहे हैं हमसे कि प्रथम अध्यक्ष कौन था, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, क्या सीडी देशमुख थे, हुमायूं कबीर थे, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। ये तो होंगे नहीं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। कौन थे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या बता रहे हैं, हमसे कह रहे हैं ना कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद ने एक अधिनियम द्वारा यूजीसी को एक सांविधिक संगठन बना दिया। यह भी प्रश्न बनता है, ठीक है। वर्तमान में यूजीसी के चरण ममडीला जगदीश कुमार है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, हमसे ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन
शिक्षण की पूर्व क्रियावस्था है, मतलब शिक्षण से पूर्व क्रियावस्था है, ठीक है। तो मूल्यांकन, आप क्या मूल्यांकन शुरू में ही कर देते हैं, पहचान करना, ठीक है, उपचार करना, ठीक है, ये सब तो शिक्षण के बाद की प्रक्रिया ना। पूर्व में क्या है, क्रमबद्ध करना, ठीक है। शांत मन से सोचे तभी ये प्रश्न हल हो सकता था कि क्या है शिक्षण पूर्व क्रिया, क्या है कि क्रमबद्ध करना, ठीक है। अब व्याख्या देखते हैं हम लोग, ठीक। कह रहे हैं कि शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था क्रमबद्ध करना है। पूर्व क्रिया अवस्था शिक्षण के चरण की प्रथम अवस्था है। इस चरण में अध्यापक शिक्षण नियोजन करता है, मतलब टीचिंग की प्लानिंग करता है। अध्यापक पढ़ाने से पहले शिक्षण नीतियां बनाता है, उद्देश्यों का निर्धारण करता है, अनुदेशन आदि को क्रमबद्ध करता है। इस अवस्था में वह सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है, ठीक है। मतलब इससे पहले क्या, जो टीचिंग प्लानिंग ये है कि जो क्लास में जाने से पहले जो सारी तैयारियां होती है शिक्षक करता है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें अध्यापक अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए चिंतन करता है। हमारे सामने अगला प्रश्न है, 21 नंबर का प्रश्न है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है उसे कहते हैं। मतलब अब देखिए, वेब पेजों के देखने के लिए आप क्या करते हैं, ब्राउजर का यूज करते हैं कि होस्ट का यूज करते हैं, साइट का यूज करते हैं, लिंक का। अब सब लोग साइट मार के आएंगे, ठीक है, नहीं, ब्राउजर का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, किसका, ब्राउजर का। अब देखिए व्याख्या में क्या बता रहा है हमसे। अब देखिए ये सारे प्रश्न आईसीटी के हैं, ठीक है। कह रहे हैं ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है उसे ब्राउजर कहते हैं। किसी वेब ब्राउजर में हम किसी वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल टाइप करते हैं तो वेब ब्राउजर उस यूआरएल को डोमेन नेम सिस्टम की मदद से आईपी एड्रेस में बदल देता है, ठीक है, आईपी एड्रेस में बदल देता है। फिर क्या होता है, तथा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए उस वेबसाइट से हमें जोड़ देता है। सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास, अब देखिए, टिम बर्नर्स ली ने 1990 में किया था, और इसी 1990 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को क्या मिला था, ठीक है, भारत रत्न मिला था। क्या मिला था, भारत रत्न मिला था, ठीक है। और इनकी पत्रिका कौन सी है, मूक नायक, इसको याद रखिएगा, मूक नायक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्रिका इनकी, मूक नायक। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, अब देखिए एब्रिविएशन से प्रश्न है। हमसे पूछ रहे हैं कि जीपीयू का अर्थ होता है क्या, जीपीयू का अर्थ हमसे पूछ रहे हैं कि जीपीयू का क्या अर्थ होता है, जीपीयू, हाँ, जीपीयू का क्या अर्थ होता है, ठीक। कंप्यूटर के संदर्भ में जीपीयू का अर्थ होता है ग्राफिक्स पैकिंग यूनिट, जनरल पर्पस यूनिट, ग्रिड प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि व्याख्या में क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में जीपीयू का अर्थ होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जीपीयू के मुख्य कार्यों में से एक कार्य सीपीयू की लोड को कम करता है, ठीक है। जीपीयू का काम है इमेज को रेंडर करना। इमेज कंप्यूटर के स्क्रीन पर तेजी से डिस्प्ले होती है। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक का प्रयोग होता है। इससे वीडियो और इमेज की गुणवत्ता बेहतर होती है, ठीक है। अब देखिए हमको बस इतना जानना है जीपीयू का क्या होता है, फुल फॉर्म ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, हमसे ये पूछ रहे हैं ना कि एक वेब पेज को निम्नांकित में से किसके द्वारा अभिकल्पित किया जा सकता है, ठीक है। वेब पेज को, ठीक है, किसके द्वारा अभिकल्पित किया जा सकता है, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि एच टी टी पी, ठीक है, या एच टी पी के द्वारा, या फिर हमसे कह रहे हैं एच टी एम एल के द्वारा, ठीक है, या यू डी पी के द्वारा। तो एच टी एम एल के द्वारा, जैसे जानिए कि एक वेब पेज को या पृष्ठ को, ठीक है, एच टी एम एल द्वारा क्या है अभिकल्पित किया जा सकता है। अब हम लोग व्याख्या देखेंगे, व्याख्या में क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि
वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है जिसे HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज द्वारा अभिकल्पित किया जा सकता है। वेबसाइट पर दिखाने वाले प्रत्येक वेब पेज पेज ही रहता है। पेज प्रत्येक पेज वेब पेज ही होता है। वेब पेज में टेक्स्ट, चित्र, रेखा चित्र, ऑडियो, वीडियो, हाइपर लिंक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए पुनः प्रश्न को देखेंगे कि एक वेब पेज को निम्नांकित में किसके द्वारा विकल्पित किया जा सकता है? तो HTML के द्वारा। किसके द्वारा? HTML के द्वारा। अब अगला प्रश्न हमारे सामने, ठीक है। अब देखिए ये भी ICT से प्रश्न है। ठीक, क्या कह रहे हैं कि इंटरनेट संचार में कुकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट संचार में हमसे पूछ रहे हैं कुकी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकरण जानकारी संग्रहित करना। ठीक है, माने पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकरण जानकारी संग्रहित करना। दूसरा कह रहे हैं कि पूरे सत्र के लिए क्लाइंट की ओर से जानकारी संग्रहित करना। ठीक, पूरे सत्र के लिए ग्राहक के पक्ष में घुसपैठ का पता लगाना। ठीक है, पूरे सत्र के लिए सर्वर साइट पर घुसपैठ का पता लगाना। तो इसका सही उत्तर क्या है? पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकरण जानकारी संग्रहित करना। ठीक है, कुकी का यूज कहाँ होता है? पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकरण जानकारी संग्रहित करने के लिए। प्रमाणीकरण जानकारी संग्रहित करने के लिए पूरे सत्र के लिए। ठीक है, किसके द्वारा? सर्वर के लिए, सर्वर की ओर से। ठीक, अब देखिए व्याख्या में क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं इंटरनेट संचार में कुकी का जो प्रयोग होता है पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकरण जानकारी संग्रहित करने में होता है। वस्तुतः कुकी एक छोटी टेक्स्ट फाइल होती है जिसे कोई वेबसाइट आपके ब्राउजर को तब भेजती है जब आप उस वेबसाइट पर जाते हैं। कुकी की मदद से साइट उस पर आपके आने जाने की जानकारी को संग्रहित रख पाती है। इससे दोबारा उस वेबसाइट का उपयोग करना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? हमसे पूछा निम्नलिखित में से एक पुरस्कार संगणक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब संगणक विज्ञान समझिए। अब देखिए ऐसा हिंदी लिख दिए कि समझ ही ना है। संगणक विज्ञान मतलब कंप्यूटर विज्ञान से है, कंप्यूटर साइंस से है, CS से है। ठीक है, तो मतलब ये पूछा ना एक पुरस्कार CS के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। क्या टूरिंग पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार? देखिए ये तो होगा नहीं। आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार इसमें फील्ड मेडल, एबल पुरस्कार। ठीक है, तो क्या होगा? टूरिंग पुरस्कार है। टूरिंग किसको दिया जाता है? टूरिंग। ठीक है, टूरिंग किसको पुरस्कार ये दिया जाता है? तो ये CS वालों को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। व्याख्या देखेंगे। कह रहे हैं कि संगणक विज्ञान मतलब कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए टूरिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। देखिए टूरिंग पुरस्कार को ध्यान रखिए किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टूरिंग कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, और वो भी किसमें? CS कंप्यूटर साइंस में। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने। अब देखिए हमारे सिलेबस में बताया उन्होंने कि मानव एवं पर्यावरण सिलेबस। अब देखिए वहीं से प्रश्न बन गए हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहे हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक कौन सा है? बैक्टीरिया है, ह्यूमस है, पौधे या कवक है? ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक कौन सा है? ठीक है, ह्यूमस है। कौन है? ह्यूमस है। व्याख्या देखते हैं हम लोग। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक कौन सा? ह्यूमस है। किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। ठीक है, अब देखिए दिए गए विकल्पों में जो ह्यूमस है पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। ठीक है, वो अजैविक घटक है, बाकी सब जो है जैविक घटक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा। अब देखिए ये भी पर्यावरण से प्रश्न है। हमसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से एको मार्क से संबंधित है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो कथन मैं दे रहा हूं इसमें से कौन एको मार्ग से संबंधित है? एको मार्क से। ठीक, अब देखिए
अब देखिए इको मार्क समझते हैं क्या है, ये एक प्रमाण पत्र है भारतीय उत्पादों को जो दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि BIS द्वारा, ठीक है, इको मार्क से संबंधित है, कह रहे हैं कि BIS के द्वारा दिया गया पर्यावरण के अनुकूल दिया गया उत्पाद, ठीक है। यह योजना 2000 में प्रारंभ की गई, ठीक है। और फिर कह रहा है नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करिए। तो सुनिए, ये योजना शुरू हुई थी 1991 में, ठीक है। और जो है BIS के द्वारा भी तो ये दिया ही जाता है इको मार्क, ठीक। पर्यावरण के अनुकूल दिया गया उत्पाद है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा सही है किसी विकल्प में, तो बी में सही है, यही सही उत्तर हो जाएगा। बी सही उत्तर होगा कि BIS इको मार्क BIS के द्वारा दिया जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिया जाता है, पर्यावरण के अनुकूल दिया गया उत्पाद है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही हो गया। अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं बड़े अच्छे ढंग से। व्याख्या में हमें ये बताया जा रहा है कि यू यू इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS द्वारा वर्ष 1991 में दिया जा रहा है। अतः विकल्प 1 और 2 सही अर्थात विकल्प बी सही है। अब देखिए हमसे पुनः पर्यावरण से प्रश्न आ रहा है, मतलब हमें जो पर्यावरण का सेगमेंट है ना वो पढ़ के जाना होगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए फिर कह रहे हैं कि 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया, ठीक है। क्या वो 22 सिद्धांतों का सूत्रीकरण हुआ या 23 या 25 या 26, ठीक है। तो 1972 में, ठीक है, मानव पर्यावरण पे जो आयोजित स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था, उस पे कुल 26, ठीक है, 26 सिद्धांतों पे क्या है, 26 सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया। अब देखिए व्याख्या को हम लोग देखते हैं। व्याख्या में हमसे क्या बता रहे हैं, हमसे ये कह रहे हैं ना कि 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम में पारित कानून स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 के नाम से प्रसिद्ध है। इस घोषणा पत्र में 26 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है। कितने? 26। स्टॉकहोम घोषणा पत्र कब आया? 1972 में, ठीक है। किससे संबंधित है? मानव पर्यावरण से संबंधित है। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार के द्वारा विश्वव्यापी समस्या का निदान करना था, ठीक है। क्या? मानवीय पर्यावरण का संरक्षण करना और क्या? विश्वव्यापी समस्या का निदान करना इसका उद्देश्य था। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह पहला प्रयास था, इसलिए देखिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन में 114 देशों ने पहली बार भाग लिया। ये कभी भी प्रश्न बन सकता है, जैसे अब ये प्रश्न बन गया कि कितने सूत्र थे? 26। कब हुआ? 1972, ठीक है। अब ये प्रश्न बन सकता है कि कितने देश शामिल है? तो 114, ठीक है। ने पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकार किया, ठीक है। एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकार किया। हमारे सामने 29वां प्रश्न है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, अब ये भी देखिए पर्यावरण से संबंधित, मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होता है? क्या मेथेन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, इथिलीन से उत्पन्न होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होता है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड से उत्पन्न होता है? तो प्रिय विद्यार्थियों आपको पता होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इन विकल्पों में है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। हमसे कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस या उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाने में मदद करती है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ग्रीन हाउस गैस है, जो कि क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। अब देखिए हमारे सामने अंतिम प्रश्न है यूपी हायर एजुकेशन 2021 की परीक्षा का सामान्य अध्ययन का हम लोग अंतिम प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न को बड़े अच्छे आराम से देखेंगे। हम लोग कह रहे हैं पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को कहते हैं फैकोलिथ, मैग्मा, लैकोलिथ या लावा, ठीक है। तो जो पृथ्वी तल के नीचे जो पिघली चट्टान होती है उसको कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। हमारा सही उत्तर हो गया मैग्मा।
देखिए आप देखिए व्याख्या देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, ठीक है। जब ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है उस समय जो भूगर्भ के में स्थित जो नीचे तरल पदार्थ है ना उसको मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर मिश्रित होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी गई, ठीक। मान लीजिए धरती है, इसके नीचे है तो ये मैग्मा हो गया, अब ये धरती पे आ गया तो ये क्या हो गया, लावा हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।